क्या आपको पता है टॉप 1% रिचेस्ट लोगों में कौन आते हैं? आइए देखते हैं। सो टॉप 1% में सबसे पहले आते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जिनके पास बिजनेसेस होते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स, जिनके पास शेयर्स होते हैं कंपनीज के। तीसरे होते हैं इनहेरिटर्स, इनके पास होते हैं फैमिली ट्रस्ट। ओके। एंड चौथे होते हैं एथलीट्स एंड आर्टिस्ट, जिनके पास होते हैं रेयर स्किल्स। बट देयर इज 0% ऑफ एम्प्लॉयज इन दिस लिस्ट। तो इसमें बेसिकली एक पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं कि ये चारों लोग कुछ ना कुछ ओन करते हैं। जैसे एंटरप्रेन्योर्स के पास बिजनेस हैं, इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स हैं उन कंपनीज़ के, एंड इनहेरिटर्स के पास फैमिली ट्रस्ट हैं, और एथलीट्स के पास वो रेयर स्किल्स हैं। लेकिन ऐसा एक तरीका है जिससे हम भी इन टॉप 1% में आ सकते हैं एंड खुद का वेल्थ बेटर मैनेज कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं 25-15-50-10 रूल, जिससे हम हमारा फाइनेंस इन टॉप 1% जैसा कर पाएँ। क्योंकि अमीर बनने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन कि आप उस पैसे को कितने अच्छे से मैनेज करते हैं। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अगर आप सारा पैसा लेके सभी लोगों में इक्वली बांट भी देना, तो कुछ सालों में वापस से वो पैसा उन लोगों के पास पहुंच जाएगा जिन्हें सही से मैनेज करना आता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम ये वेल्थ को, ये हमारे पैसे को अच्छे से मैनेज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम शुभ महेश्वरी है, मैं एक एडटेक कंपनी में काम करता हूँ एंड मुझे फाइनेंस के बारे में सबको बताना सिखाना बहुत अच्छा लगता है। एंड इस चैनल पे मैं 1 करोड़ पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जर्नी मेरी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। एंड इस पूरी जर्नी में हम कई सारे फाइनेंस कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड समझेंगे कि कैसे हमारा पैसा हम बेटर मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपना पैसा बेटर मैनेज करना सीखना है और कुछ फाइनेंस के हैक्स सीखने, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे हैक्स और फाइनेंशियल टिप्स हम इस चैनल पे शेयर करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 25% के साथ। तो हमारा ये जो 25% है, ये हमारा जाना चाहिए सिर्फ ग्रोथ की तरफ। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो 25% ऑफ आवर मनी हम उन चीज़ों को खरीदने में लगाएंगे जिनकी वैल्यू सिर्फ अप्रिशिएट होती है। तो हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम ऐसी चीज़ें ओन करें एंड उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जिसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, इंडेक्स फंड्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू ऊपर जाती रहती है, लाइक एफडी ऑल्सो। और अगर कोई एकदम ही न्यू है तो इसको स्टार्ट करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लैडर के फॉर्म में है, कि जिसमें जितना ऊपर आप जाएंगे तो उसका रिस्क बढ़ता जाएगा, लेकिन साथ में उसका रिवॉर्ड भी बढ़ता जाएगा। तो कोई अगर ये जर्नी स्टार्ट ही कर रहा है तो वो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि इंडेक्स फंड्स के साथ स्टार्ट कर ले, क्योंकि वो सबसे ईजी होते हैं, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है एंड उनको मैनेज करना बहुत ईजी होता है। इसमें हमें बिना दिमाग लगाए बस एक ही जगह पे इन्वेस्ट करते रहना है एंड वो खुद ब खुद कंपाउंड होता रहता है। जो दूसरा स्टेप है वो है स्किल। अगर आप कोई भी स्किल में अपना टाइम लगाते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आप उसमें से पैसा बनाएंगे। एंड इनफैक्ट स्किल एक सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है एक्स्ट्रा पैसे कमाने का। अगर आप कोई स्किल में अपना टाइम देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि आप कुछ ना कुछ उससे कमाएंगे। सो स्किल इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखें जिससे आप एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम जनरेट कर पाएँ। तीसरा हो सकता है कोई ऑनलाइन बिजनेस। तो आज के डिजिटल ज़माने में इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट अ बिज़नेस। आप कुछ ना कुछ कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन एक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर सकते हैं, कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू या कोई यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैला के, या मेटा एड्स चला के अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। एंड अपने प्रोडक्ट्स या तो अमेज़ॉन पे लिस्ट कर सकते हो या शॉपिफाई पे लिस्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप उन्हें सेल भी कर सकते हो ईजीली। और चौथा स्टेप मैं कहूँगा कि स्टॉक्स आप ले सकते हो, कि जब आपको थोड़ी समझ में आ जाए इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, तब आप जाके इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग भी स्टार्ट कर सकते हो अपनी फाइनेंशियल जर्नी में। तो इस जर्नी को जल्दी चालू करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ,
आइए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दो भाई हैं, एक का नाम है राम, दूसरे का है श्याम। दोनों ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चालू कर दिया निफ्टी 50 में हर महीने। बस राम ने थोड़ा जल्दी चालू कर दिया, तो उसने 20 ईयर्स में स्टार्ट कर दिया था, अपनी 20 की एज में स्टार्ट कर दिया था, एंड उसने 40 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया, मतलब जब तक वो 60 का हो गया। एंड श्याम, उसने 30s में स्टार्ट किया, लेकिन श्याम ने 30s में इन्वेस्ट करना चालू किया, लेकिन उसने राम से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चालू किया। तो श्याम ने 15,000 इन्वेस्ट करना चालू कर दिया हर महीने टिल 30 ईयर्स, क्योंकि दोनों 60 पे रिटायर होने वाले हैं। तो अब देखते हैं एंड में श्याम ने कितने रुपए कमाए। तो अब दोनों जब 60 ईयर्स के हो गए हैं, तो श्याम का इन्वेस्टेड वैल्यू है 54 लाख्स और वहीं राम का इन्वेस्टेड वैल्यू है 48 लाख्स। तो अब श्याम ने तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है राम से, लेकिन अब दोनों का रिटर्न देखते हैं कि किसने कितना रिटर्न कमाया। तो रिटर्न्स की बात करें तो श्याम को रिटर्न्स मिले हैं 4,62 लाख्स। तो रिटायरमेंट पे श्याम के पास है 4,62 लाख्स। तो आइए अब देखते हैं कि राम ने कितना रिटर्न बनाया है। राम ने रिटर्न बनाया है 9.8 करोड़। श्याम ने राम से थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन दोनों का एंड रिज़ल्ट देखिए आप। एक श्याम ने सिर्फ 4,60,00,000 जैसा अमाउंट क्रिएट किया है अपने लिए रिटायरमेंट पे, वहीं पे राम ने 9,80,00,000 अपने रिटायरमेंट के लिए जमा किया है। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। इसी के लिए मैं आप सभी को सिखाता हूँ और समझाता हूँ कि क्यों जल्दी चालू करना चाहिए एंड जल्दी चालू करने से क्या इफ़ेक्ट आता है आपके पूरे इन्वेस्टिंग जर्नी पे। अब हम समझते हैं कि हमने इन्वेस्ट करना सीख लिया, हमने कमाना सीख लिया, हमारी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं हमने वो सीख लिया, लेकिन इस इनकम को सही तरीके से सेव करना टैक्सेस से, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं एंड इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का यूजुअली टैक्स रेट 40 to 50% होता है, जो बहुत ही ज़्यादा है। एंड इसी के लिए हमें टैक्स से बचने के लिए काफ़ी सारे तरीके गवर्नमेंट ने ही बनाए हैं, लीगल तरीके, वो हमें सीखने चाहिए ताकि हम हमारा टैक्स सही से सेव कर पाएँ एंड उस पैसे को वापस से इन्वेस्ट कर पाएँ। तो अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस भी करते हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च कर दिया है, जिसमें बहुत कम तरीके ही रह गए हैं टैक्स बचाने के। इनफैक्ट सारे डिडक्शंस हटा दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ डिडक्शंस और कुछ हैक्स अभी भी बचे हैं जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड खुद का पैसा बचा सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि आप पीएफ अकाउंट अपने एम्प्लॉयर को बोलिए ओपन अप करने के लिए। अगर आपके एम्प्लॉयर के पास पीएफ अकाउंट नहीं है तो आप कहिए कि पीएफ अकाउंट मुझे बनाना है, एंड वो आपको बनाने में हेल्प करेगा। एंड अगर आपके यहाँ पीएफ अकाउंट की फैसिलिटी है तो प्लीज़ उसमें इन्वेस्ट कंपलसरीली करिए, क्योंकि उसमें आपका पैसा तो कटता है, साथ में आपका एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट ऐड करता है। तो ये आपका सीधा सीधा रिटर्न डबल तो होता ही है, एंड ये पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है। तो जब आप रिटायर होते हैं तो इस पैसे पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस प्रोडक्ट का। जो दूसरा तरीका है वो है HUF अकाउंट। तो इसको कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट है, ये गवर्नमेंट ने ही बनाया है, जिसमें आप बेसिकली अपनी फैमिली में एक और लीगल एंटिटी ऐड कर देते हैं ऑन पेपर्स, और उसके नाम पर टैक्स फाइल कर सकते हैं, उसके नाम पे प्रॉफिट्स फाइल कर सकते हैं, उसके नाम पे इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी सारा इनकम है जो दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड करके भी आप काफ़ी सारा टैक्स बचा सकते हैं अपने लिए। जैसे मान लेते हैं कि एक नॉर्मल इनकम पे आज अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करूँ तो 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। अगर आपके पास HUF अकाउंट है तो आपके पास और 12 लाख की इनकम रिकॉर्ड करने के लिए एक एक्स्ट्रा अकाउंट है,
जिस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसी के लिए एचयूएफ अकाउंट एक सेवियर की तरह आता है, जहाँ पर आप एक्स्ट्रा इनकम वहाँ पर रिकॉर्ड करोगे एंड उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और तीसरा जो तरीका है वो है एनपीएस अकाउंट। सो बेसिकली ये है नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ये वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, तो जहाँ पे आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो इसका पैसा भी टैक्स फ्री होता है। एंड ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो अभी अवेलेबल है न्यू टैक्स रिजीम के अंडर, जहाँ पर आपको ये टैक्स का बेनिफिट लेने का मौका मिलता है। बाकी न्यू टैक्स रिजीम में अब ज़्यादा कोई भी डिडक्शंस बचे नहीं हैं, गवर्नमेंट ने सारे डिडक्शंस हटा दिए जो ओल्ड टैक्स रिजीम में हुआ करते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपका पैसा टैक्स से बचाने के लिए, जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते होंगे, 50,000 या 1 लाख रुपए महीना भी कमाते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल उनका होता है कि महीने के एंड में पैसे बचते ही नहीं हैं उनके पास। तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं पर्सनली खुद भी फॉलो करता हूँ खुद के लिए, एंड वो आपका फाइनेंस मैनेज करना बहुत आसान बना देता है। तो मैं बेसिकली 3 अकाउंट मैनेज करता हूँ। सो मेरे पास 3 अकाउंट्स हैं। तो एक जो अकाउंट है, मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पास एक मैंने सैलरी अकाउंट रखा है मेरा। दूसरा अकाउंट है मेरा एक्सपेंस अकाउंट, और एक मेरा अकाउंट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बेसिकली मेरी सैलरी जब भी इसमें क्रेडिट होती है, मैं सीधे सीधे इसमें मेरी सेविंग्स माइनस कर देता हूँ और वो इस अकाउंट में भेज देता हूँ। तो जैसे ही मेरी इनकम मेरे पास आती है, मैं खुद को सबसे पहले पे कर देता हूँ कि जो मेरा भी सेविंग्स का टारगेट है, मैंने जो सोचा है वो मैं मेरे अकाउंट में डाल देता हूँ, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, एंड उसे भूल जाता हूँ। तो अब जो भी अमाउंट मेरे पास बचा है वो मेरे एक्सपेंस अकाउंट में चला जाता है। तो मैं उसी में ट्राई करता हूँ कि मेरे जो भी खर्चे हैं उसी में निकालूँ। मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट को टच बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, एंड उसे अवॉइड करता हूँ कि मैं उसमें से कभी भी विड्रॉल करूँ। तो ये फ्रेमवर्क से बेसिकली आपका पैसा मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपको वो पैसा दिखेगा ही नहीं तो वो खर्च होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से जितनी फैसिलिटीज़ कम कर सकते हो कम कर दो। डेबिट कार्ड मत रखो, यूपीआई फैसिलिटी बंद रखो, अपने फ़ोन में ऐड करके मत रखो। तो जितना डिफ़िकल्ट आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को छूना बना दोगे ना, तो उतना ही कम आप उसमें से विड्रॉल करोगे। तो इससे काफ़ी एक अच्छे तरीके से आप अपना डेली जो रूटीन का फाइनेंस है वो मैनेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वो 15% की तरफ, जो है स्टेबिलिटी। क्या आपको पता है 90% ऑफ द इंडियंस आर जस्ट अवे वन फाइनेंशियल इमरजेंसी टू कम इनटू डेट। यानी कि अगर कोई भी एक फाइनेंशियल इमरजेंसी आई तो उनके डेट में जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, एंड ये हालत 90% ऑफ द इंडियंस की ऐसी है। तो सबसे बड़ी गलती वो लोग क्या कर रहे हैं, 90% ऑफ द इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड ही नहीं है। इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है? इमरजेंसी फ़ंड बेसिकली हमारा 3 से 6 महीने का सेविंग्स होता है, हमारे जो भी खर्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ताकि हमारे ऊपर कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए, जैसे जॉब लॉस कह लो, या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी कह लो, या तो फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी कह लो। अगर कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाए हमारे सर पे, तो हम उसको केटर कर पाएँ। तो इमरजेंसी फ़ंड हमें वो एक कुशन प्रोवाइड करेगा ताकि हम कभी भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसे ना छेड़े। तो इमरजेंसी फ़ंड के थ्रू हम एक काफ़ी स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं पूरे हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, ताकि हम हमारी कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब ना करें एंड हमारे जो भी लाइफ के अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको मीट कर पाएँ। तो इमरजेंसी फ़ंड जब आप बिल्ड कर लें 3 to 6 मंथ्स का, एंड अगर आप कोई टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हैं तो ये अमाउंट कम भी हो सकता है, एंड ये बेसिकली आपके एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ट्राई करिए कि एक डिसेंट अमाउंट आप सेव करके रख लें, एंड ये अमाउंट आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए आइडियल नंबर क्या है। तो जिन्होंने भी इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड नहीं किया, तो मेरी सबसे पहले एडवाइस यही रहेगी कि इमरजेंसी फ़ंड आप बिल्ड करिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये इमरजेंसी फ़ंड रेडी होना चाहिए। और अब जब आपने ये इमरजेंसी फ़ंड बना लिया है, क्रिएट कर लिया है खुद के लिए, तो इस पैसे को हम कहीं ऐसी जगह पे रखेंगे, पार्क करेंगे, जिससे हमें कुछ ना कुछ साथ में रिटर्न मिलता रहे, ताकि ये इन्फ्लेशन को बीट कर दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका काम है कि ये इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। हम इसे कोई भी रिस्की प्रोडक्ट में नहीं डालेंगे, इसे हम कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम एफडी या फिर रिकरिंग डिपॉजिट बोल लो, या तो फिर कोई लिक्विड फंड बोल लो,
वहाँ पे रखेंगे ताकि हम इसे कभी भी निकाल पाएँ जब भी हमें ज़रूरत हो। तो एफडी में आपको 6 से 7% जैसा मिल जाएगा, रिकरिंग डिपॉजिट में भी सिमिलर रिटर्न्स मिल जाते हैं, एंड लिक्विड फंड्स भी इतना ही रिटर्न आपको जनरेट करके दे देते हैं। अगर आपको पार करना है तो इसे आप बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न हो जाए। ट्राई करिए एकदम सेफर बॉन्ड्स में ही आप इसे पार करें। अगर आपको नॉलेज है बॉन्ड्स की तो ही उधर इन्वेस्ट करना, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड्स बेसिकली इशू करती है, उसमें आप इन्वेस्ट करके ये पैसा एकदम सेफ रख सकते हैं एंड उसमें एक डिसेंट रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो बेसिकली आप ये पैसा एक इन सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में पार करिए ताकि आप इसे कभी भी एक्सेस कर पाएँ और उस पर एक डिसेंट रिटर्न भी जनरेट कर लें। बट ये 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको याद रखना है कि इसका होना चाहिए ईजी एक्सेस, ज़ीरो रिस्क, एंड ये हमेशा कुछ कमाते रहना चाहिए क्योंकि ये भी हमारा पैसा ही है। और अगर ये आइडियल पड़ा रहा तो पड़े पड़े इन्फ्लेशन की वजह से इसकी परचेजिंग पावर कम होती रहेगी, तो इसे हमेशा कुछ ना कुछ तो कमाना ही पड़ेगा हमारे लिए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारे 50% की ओर, विच इज़ एसेंशियल्स। आज की इस ट्रेंडिंग और इंस्टाग्राम वाली दुनिया में हमें कोशिश करनी है कि हम हमारे नीड्स को कम से कम रखें एंड जितनी ज़रूरत है उधर तक ही रखें, क्योंकि आज के शो ऑफ वाले टाइम में हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फैंसी दिखें इंस्टाग्राम पे। हमारे जो लाइफस्टाइल वाले खर्चे हैं वो हम बढ़ाते रहते हैं। हमें वो एक बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें वो एक बड़ा घर चाहिए, हमें वो फैंसी जूते चाहिए जो सब लोग पहन रहे हैं। तो ये बेसिकली जो लाइफस्टाइल के पीछे हम एक्स्ट्रा खर्चा करने जाते हैं विच इज़ ऑफ नो यूज़, इसका कोई मतलब नहीं है। ट्राई करो कि जितना अपने एसेंशियल्स पे रह सकते हो, बेसिक्स पे रह सकते हो, उस पे रहो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी में हेल्प करेगा, अननेसेसरी खर्चों से बचाएगा। एंड आज के टाइम में मैं ये कॉन्वर्जेसन बहुत ज़्यादा देखता हूँ यंग जनरेशन के बीच में कि वो लोग भले ही 50,000, 60,000 या 80,000 रुपये की सैलरी भी होगी, बट उनके क्रेडिट कार्ड मैक्सड आउट होते हैं, उनके पर इतने सारे लोन्स हैं, EMIs हैं जो चालू है, जो उन्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देती एंड हमेशा वो पेचेक टू पेचेक जीने में ही रह जाते हैं। उन्हें नेक्स्ट EMI की ज़्यादा टेंशन होती है, नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट आने वाला होता है उसकी ज़्यादा टेंशन पड़ी रहती है। तो भले ही वो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं एंड अगर आप 40 या 50,000 कमा रहे हैं एंड फिर भी आप सेव कर रहे हैं तो आप उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी के टर्म्स में। तो ट्राई करिए कि ये जो लाइफस्टाइल वाली दुनिया है इसके पीछे ना भागें एंड एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करें आपके लाइफस्टाइल में और आपके जो बेसिक एसेंशियल्स हैं उसमें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी जीना छोड़ दो, कोई वो फैंसी चीज़ें मत करो, एक्सपीरियंस मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राई करो कि आप वो सब भी करो बट एक सही तरीके से एंड एक सही लिमिट के साथ। और आप जब भी कोई परचेज़ करने जाते हो या कोई ऐसी चीज़ खरीदने जाते हो, आप खुद से सवाल करो कि आप इसे थोड़ा डिले कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उसे डिले कर दो, क्योंकि वो शायद ऐसा खर्चा होगा जिसकी आपको शायद ज़रूरत ना भी हो, जस्ट बिकॉज वहाँ पे एक सेल का पॉपअप आ गया है तो वो मन में एक लालच आ जाता है, यार ये तो डिस्काउंट पे मिल रहा था अभी ख़रीद लेता हूँ, ये डिस्काउंट पे मिल रहा है अभी ख़रीद लेता हूँ। तो इस वजह से हम कई बार ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी हमें सच में ज़रूरत होती भी नहीं है। तो ट्राई करिए कि आप अपने जो परचेजेज़ हैं उन्हें दूर कर सकते हैं तो उतना दूर करते रहिए, टालते रहिए। एंड आपको शायद उस मोमेंट पे उस चीज़ की ज़रूरत लग रही होगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। और जैसा कि मैंने कहा था कि लाइफस्टाइल और एसेंशियल्स में एक थोड़ा हम बैलेंस मेंटेन रखेंगे, तो ये जो हमारा लास्ट का 10% है उसी चीज़ के लिए। तो जो ये 10% है वो है बेसिकली हमारा रिवॉर्ड्स। तो बहुत लोगों का आजकल ये आर्ग्यूमेंट तो रहता ही है कि क्या मतलब है इतने पैसे बचाकर जब हमें वो पैसे इतने एंड में मिलेंगे। तो जीना तो हमें अभी है, हम यंग एज में अभी हैं, हमारे पास वो एनर्जी है, हमारे पास हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम वो कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये 10% हमने उसी के लिए रखा है जो हम हमारे दोस्तों के साथ हमारे वो पार्टीज़ में खर्चा करेंगे, हम हमारे वेकेशंस पे खर्चा करेंगे। ये 10% हमारा सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे जाएगा जहाँ पर हम वेकेशन पे चले गए, पार्टी में चले गए, या फिर खुद को गिफ्ट कर लीजिए कुछ ऐसी चीज़ जब भी आप कोई एक नया माइलस्टोन अचीव करें। अगर आप अपना सेविंग गोल मीट कर लेते हैं उस साल का तो खुद को एक गिफ्ट कर दीजिए, कोई एक चीज़। अगर आपको कोई वॉच पसंद है तो वो ख़रीद लीजिए, या कोई ऐसा परचेज़ जो आप कब से सोच रहे थे करने का, तो ये 10% से आप वो अचीव करिए।
तो क्या होता है कि जब भी आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट सेव किया हुआ पड़ा रहता है ना, तो 92% लोग उसे खर्च कर देते हैं जैसे ही वो अमाउंट सेव हो जाता है। जो आपके महीनों की मेहनत होती है उसे आप एक बार में खर्च कर देते हैं। तो ये 10% बेसिकली हमारी उस हैबिट को रोकेगा, क्योंकि हम ये 10% से खुद को रिवॉर्ड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि हम उस कॉर्पस को कभी ना छेड़ें। तो ये था हमारा 25-15-50-10 रूल का फ्रेमवर्क, जिससे हम हमारे फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं एंड खुद के लिए एक अच्छा एंड स्टेबल फाइनेंशियल जर्नी बिल्ड कर सकते हैं, जो हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स मीट करने में हेल्प करेगा। तो आई होप आप ये फाइनेंशियल रूल अपने फाइनेंशियल जर्नी में ऐड करेंगे एंड इसे फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि आप सभी तक बेस्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। अगर आपको ये मेरा गोल और मिशन अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि मेरा ये मिशन कई सारे लोगों तक पहुंच पाए। सो प्लीज़ फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।